गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज अबाउट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट बेटा? डाइवर्सिफिकेशन। देखो बड़ा ही डाइवर्सिफिकेशन, एक बार बाई मिस्टेक आई राइट ए, तो मैं सही कर देता हूँ। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो गया था। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों को पता है कि इंडिया कैसा है बेटा? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। अब होता क्या है कि 100 में से 70 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो क्या एग्रीकल्चर इतना केपेबल है या इतना एफिशिएंट है क्या कि उन 70 लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ अच्छी लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन करके दे सके? नहीं सर। तो अब रिक्वायरमेंट आ गई थी, जरूरत महसूस हुई कि हमें हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या होता है। ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस एंड सोल डिपेंडेंस ऑफ रूरल एरियाज ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कि सर लोग बहुत ज्यादा हो गए थे और रूरल एरिया में लगभग 90% लोग किस पर डिपेंड थे बेटा? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे। तो देयर एग्जिस्ट अ नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इसलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी हो गया था। तो देयर एग्जिस्ट अ नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द शिफ्ट, मैंने क्या बोला? इट रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। अब लोगों को क्या बोला गया बेटा? शिफ्टिंग फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? सर इट सिंपली रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। किस लिए सर? फॉर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो जैसे लोगों ने डाइवर्सिफाई किया ना, उससे हुआ क्या? इट रेजेस द लेवल ऑफ इनकम। उनका जो लेवल ऑफ इनकम था वो इंक्रीज हो गया एंड रिड्यूस द हैवी रिस्क। देखो बर्डन कम हुआ, प्रोडक्शन की तरफ गए तो लोगों का लेवल ऑफ इनकम बढ़ा और उनका रिस्क भी कम हो गया। तो आया बेटा इसका मीनिंग समझ में? सिंपल मीनिंग है सर, शिफ्टिंग फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फाइंडिंग लाइवलीहुड अवे फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज रियलाइज्ड दैट क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवरबर्डन। और जब ये रियलाइज हुआ ना कि हमारा जो क्रॉप फार्मिंग सेक्टर है वो क्या है सर? ओवरबर्डन। तो सर अब अदर एरियाज में लाइवलीहुड फाइंड करना बहुत ही जरूरी हो गया था। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट नाउ। अब होता क्या है डाइवर्सिफिकेशन? ये दो तरीके से होता है बेटा। डाइवर्सिफिकेशन हैज टू एस्पेक्ट्स। एक तो होता है बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कोई सोचेगा कि सर क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? क्रॉप प्रोडक्शन तो पूरा का पूरा फार्मिंग में आता है। तो बेटा मैं बात तो प्राइमरी सेक्टर की कर रहा हूँ, बट सुनना देखो। पहले एक फार्मर था, वो एक पीस ऑफ लैंड पे एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहा था, सिंगल क्रॉप, दैट इज वीट। तो किस पे डिपेंड था? केवल एक सिंगल क्रॉप पे डिपेंड था। बट अब इस फार्मर ने सोचा कि यार मैं अगर एक सिंगल क्रॉप पे डिपेंड रहूंगा और ये फसल का नुकसान हो गया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसने क्या करा? अब इस आइडिया को हटाया। अब इसने एक पीस ऑफ फील्ड पे वीट भी ग्रो किया, बाजरा भी ग्रो किया, राइस भी ग्रो किया, कैश क्रॉप्स भी उगाई। दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम मतलब अब फार्मर्स ने रियलाइज किया कि भैया आप सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डाइवर्सिफाई इट इनटू द मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। फार्मर कहां शिफ्ट हो गए? फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। इट रेफर्स टू changing the single cropping system into multi cropping system।
earlier a single food grain is being cultivated or produced on a piece of land. The basic agenda of diversifying this is to changing the cropping pattern from food grains to cash crops. अब इसके पीछे बेसिक एजेंडा क्या था कि उनको अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना था. नाउ अब वो सिंगल क्रॉपिंग को कहाँ कन्वर्ट कर रहे थे बेटा? इनटू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम. एंड मल्टी क्रॉपिंग रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग. पहले फार्मर एक साल में एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो कर रहा था, तो सिंगल क्रॉपिंग था. बट मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है? अब एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग. दैट इज मल्टी क्रॉपिंग रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. उससे होगा क्या सर? उससे ये होगा, इट डिक्रीजेस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन वन और टू क्रॉप. अब फार्मर एक या दो क्रॉप पे डिपेंड नहीं था, उसको पता था अगर मुझे एक क्रॉप में नुकसान होता है ना तो मेरे पास दूसरी क्रॉप्स अवेलेबल है, मैं उन क्रॉप से अपने लॉस को कवर कर सकता हूं. दैट इज इट डिक्रीजेस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन वन और टू क्रॉप्स एज दे आर नाउ एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. बिकॉज नाउ फार्मर इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. तो उससे हुआ क्या सर? फार्मर की डिपेंडेंस डिक्रीज हो गई एक सिंगल क्रॉप से. दूसरा आता है बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइमरी सेक्टर में केवल फार्मिंग ही आता है क्या? क्या दो तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. माय क्वेश्चन इज दैट प्राइमरी सेक्टर में केवल फार्मिंग ही आता है क्या? नो सर, नॉन फार्मिंग भी प्राइमरी सेक्टर में कवर होता है. लाइक क्या क्या मैं बताता हूं आपको. पहले पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. ड्यू टू overburden of crop farming sector, major portion of increasing workforce were given employment opportunity in the non-farming sector. अब बहुत सारे लोग फार्मिंग को छोड़ के कहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे थे बेटा? नॉन फार्मिंग सेक्टर में. वो लोग थे प्राइमरी सेक्टर में ही, बट फार्मिंग के अलावा क्या स्टार्ट कर लिया था उन लोगों ने? अब नॉन फार्मिंग सेक्टर भी स्टार्ट कर दिया था. सर कुछ एक एग्जाम्पल्स बताओ. मैंने कहा सुनना ध्यान से. नॉन फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री, देखो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझना. इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, केयरिंग, रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, केयरिंग एंड रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, डक एटसेट्रा. तो व्हाट इज एनिमल? इट इंक्लूड्स रियरिंग, caring, breeding of farm animals like cattle, goat, duck, etc. It covers in animal husbandry and it is non-farming primary sector. Primary, तो फार्मर बहुत लोग कहाँ शिफ्ट हो गए बेटा? फार्मिंग छोड़ के थ्रू एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट आता है बेटा फिशरीज. ये तो सबको पता होगा बेटा. मछुआरे, वो लोग क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको मार्केट में सोल्ड करते हैं. दैट इज कॉल्ड फिशरीज. इट इंक्लूड्स कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ वाटर एनिमल्स. तो क्या बोला बेटे? इट इंक्लूड्स कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ वाटर एनिमल्स. नेक्स्ट आता है बेटा हॉर्टिकल्चर. नेक्स्ट आता है बेटा हॉर्टिकल्चर. सुनना. इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. तो ये सारी की सारी चीज कहाँ कवर होती है बेटा? हॉर्टिकल्चर में. तो ये है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. वो फार्मिंग छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गए बेटा? नॉन फार्मिंग में. एंड इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री. क्या मतलब था बेटा? सर ब्रीड करना, केयर करना, रियरिंग करना लाइक कैटल, गोट, डक एटसेट्रा. फिशरी का मतलब था कैच करना, प्रोसेस करना और सेल करना वाटर एनिमल्स को. और हॉर्टिकल्चर मतलब था कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एटसेट्रा. दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. एंड द रेवोल्यूशन कनेक्टेड विद द हॉर्टिकल्चर इज नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन. एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर से कौन सा रेवोल्यूशन कनेक्टेड है, कौन सा रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा? अपना गोल्डन रेवोल्यूशन.
कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा अपना, गोल्डन रेवोल्यूशन, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन। तो अपन ने दो पढ़े डाइवर्सिफिकेशन में, एक पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें क्या पढ़ा बेटा अपन ने, फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, और एक पढ़ा अपन ने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इसमें क्या पढ़ा कि सर फार्मिंग के अलावा जो नॉन फार्मिंग सेक्टर थे वहां पे वो लोग इन्वॉल्व हो गए, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले बेटा अपन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन, development of our present generation without hampering the development of future generation। तो मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये देखो आज आपने सुना होगा ऐसा बोलते हैं कि पानी बचाओ, पानी को वेस्ट मत करो, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये सारी चीज़ें किससे बनती है, किसी ना किसी रिसोर्स से। मैं ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल को सेव करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? वो ये चाहते हैं कि जिन चीज़ों का बेनिफिट आज की जनरेशन को मिल रहा है ना, वो बेनिफिट आने वाली जनरेशन को भी मिले। मतलब आप अपना डेवलपमेंट करो, बट डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि आने वाली जनरेशन अफेक्ट ना हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि आज का विकास करो बट आने वाली जो जनरेशन है उनको हैम्पर ना हो। That is called sustainable development. That is development of our present generation without hampering the development of the future generation. और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। That is called sustainable development. बहुत सिंपल टॉपिक था, पहले ही पढ़ा होगा, मैंने दोबारा से बता दिया। क्या डेफिनेशन थी बेटा कि सर डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। यार सबने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो होती तो फार्मिंग ही है, ऐसा कुछ नहीं कि इस फार्मिंग से अलग हटके होती, तो बेटा ये भी फार्मिंग ही है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम ना तो कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ना ही कोई हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, मतलब ना ही हम कोई मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को यहाँ फॉलो किया जाता है। ऐसी फार्मिंग जहाँ पे ना तो कोई पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, ना ही कोई फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं रीड करता हूँ आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। ऑर्गेनिक फार्मिंग, it is the process of producing food naturally. What I say is that it is the process of producing food naturally, that is under such farming the use of chemical fertilizers and HYV seeds is totally prohibited. Under such farming the use of chemical fertilizers and HYV seeds is totally prohibited, and it is a eco-friendly method of cultivation. और क्या बोला गया है बेटा इसको, इट इज अ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मतलब इस फार्मिंग से एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता। दैट इज ये किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कहने का मतलब पता है, आज हम एक्सेस क्वांटिटी में फर्टिलाइजर को यूज करते हैं ना, तो एक टाइम आता है जो हमारी लैंड है वो क्या हो जाती है बेटा, बैरन, क्या हो जाती है बेटा, बंजर। बट अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज, मतलब अगर सोचना, अगर हमारी लैंड बंजर हो गई, बैरन हो गई, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है क्या वो इस लैंड को यूज़ कर पाएगी? नहीं। तो इन्होंने यही बोला
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको सपोर्ट करता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कैसे? अब सर हम फूड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरली, विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हमारी जो लैंड है वो क्या बैरन नहीं होगी, लैंड खराब नहीं होगी, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस लैंड को यूज कर सकती है, वो जनरेशन भी इस लैंड को यूज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग। तो हमने बात करी किसकी बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली। अंडर सच फार्मिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स and HYV seeds is totally prohibited, and it is a eco-friendly method of cultivation which brings sustainable development in the economy. And this method of farming is very popular across the globe, and many countries produces around 10% of their output through organic farming. अब धीरे धीरे ये मेथड ऑफ फार्मिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है और लगभग पूरे वर्ल्ड का 10% ऑफ आउटपुट अब विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो बहुत सिंपल था ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सर इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला कि सर ये कैसा है, इको फ्रेंडली, कि सर इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता, लैंड को कोई हार्म नहीं होता, लैंड की फर्टिलिटी खत्म नहीं होती। तो पहला बेनिफिट क्या बताया मैंने बेटा, इको फ्रेंडली सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इको फ्रेंडली सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिकॉज सर हम इसमें कोई भी फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते। दैट इज वाई इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन और कल्टीवेशन। तो पहला बेनिफिट ये था। दूसरा, इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये लेस एक्सपेंसिव कैसे है, मैं बेटा कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ, मैं फार्मर्स की बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो करना बहुत ही सस्ता पड़ता है फार्मर के लिए। क्यों बेटा, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव बिकॉज यहाँ पर जो फार्मर है वो फॉलो कर रहा है बेटा ट्रेडिशनल मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को। सुनना ध्यान से, दो फार्मर लेता हूँ ए और बी, ये तो काम कर रहा है मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, फर्टिलाइजर ले रखे हैं, पेस्टिसाइड ले रखे हैं, HYV सीड्स ले रखे हैं। इसने ना तो मॉडर्न इक्विपमेंट ले रखा है, ना फर्टिलाइजर यूज करता है, ना पेस्टिसाइड, ना HYV सीड्स। बताओ ए को फार्मिंग सस्ती पड़ेगी या बी को? सर ऑफकोर्स सी बात है फार्मिंग बी को सस्ती पड़ेगी, क्योंकि ही इज नॉट यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट, ही इज नॉट यूजिंग फर्टिलाइजर्स, ही इज नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ही इज नॉट यूजिंग HYV सीड्स। तो फार्मिंग बी को सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू ए। दैट इज it is less expensive method of farming because farmers are using traditional method of farming. farmers क्या use कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, traditional technique of production, that is why it is less expensive. और तीसरा, it increases the level of income, जो फार्मर का लेवल ऑफ इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स। सर बिल्कुल लॉजिकल बात है, आज अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को मार्केट में सोल्ड करना चाहूंगा ना तो ये ज़्यादा दाम में बिकेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट। भाई नॉर्मल टमाटर 20 रुपये केजी आता है ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला 30 का या 40 का मिलेगा। तो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इनकम बिकॉज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन द इंटरनेशनल मार्केट। और पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। और सिंपल सी बात है सर, इट प्रोवाइड्स हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फूड आता है वो कैसा आता है बेटा, हेल्दी भी आता है, टेस्टी भी आता है, बिकॉज वो लोग ना तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ना कोई पेस्टिसाइड। आपने देखा होगा आजकल इंजेक्शन लगा के घिया को, लौकी को इतना बड़ा कर देते हैं, क्या उसमें टेस्ट आता है? नहीं। बट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो वेजिटेबल्स है वो काफ़ी हेल्दी होती है और टेस्टी होती है। और लास्ट, इट प्रोवाइड्स more employment opportunities, it provides more employment opportunities। क्यों सर? क्योंकि ये कैसी है बेटा, लेबर इंटेंसिव। कैसी है ये? लेबर इंटेंसिव, जहां हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर रहे। तो सिंपल सा लिंक कर रखा है इन्होंने
कि इट विल प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज इट इज लेबर इंटेंसिव। तो अपन ने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहला पढ़ा है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा लेस एक्सपेंसिव, तीसरा इंक्रीजेस द लेवल ऑफ इनकम, फूड वाज हेल्दी एंड टेस्टी एंड प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बेटा, अब लास्ट हमारी दो डेफिनेशन बची है। पहली आती है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दैट इज लिट। बहुत सिंपल सा मतलब है, जब लेबर ज़्यादा होती है, मशीन कम, कैपिटल और मशीन का यूज कम होता है, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब व्हेन यूज ऑफ लेबर इज मोर देन द कैपिटल और मशीन, देन इट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो इट रेफर्स टू द टेक्निक विच रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस द गुड। तो मैंने क्या बोला, टेक्निक विच रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस द गुड, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। लास्ट आता है बेटा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में कितने लोग अवेलेबल है काम करने के लिए, दैट इज एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर द वर्क। तो लेबर फोर्स में क्या आएगा, जैसे सपोज करो 100 लोग है मेरे पास, 100 में से 70 लोग काम करने के लिए रेडी है, वर्क करने के लिए रेडी है, तो मेरी लेबर फोर्स कितनी की है बेटा, 70 लोगों की। मैंने लिखा एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क, कि टोटल लोगों में से कितने लोग काम करने के लिए रेडी है, वो किसका पार्ट है, मेरी लेबर फोर्स का। तो मैंने दो डेफिनेशन बताई आपको, एक तो लिट और एक लेबर फोर्स की। लिट मतलब होता है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और लेबर फोर्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में कितने लोग अवेलेबल है काम करने के लिए। और लेबर इंटेंसिव लिट का मतलब था कि जब लेबर ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू मशीन। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। तो हमारा एक और चैप्टर खत्म होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। यहाँ तक के पार्ट को पढ़ना, और अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ ना हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे आइडिया नहीं है आपके पास पीडीएफ है या नहीं, तो मैं पीडीएफ दोबारा बना के सेंड कर दूंगा आपको। मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 अपना होगा बेटा एम्प्लॉयमेंट। क्या चैप्टर 7 की पीडीएफ पढ़ी है आपके पास? पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मुझसे मंगा लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक का पार्ट पढ़ना और याद करने की कोशिश करना। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।